कल हमने पढ़ा था पंचकोश को, और पंचकोश के अंदर जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है प्राणमय कोश, उसमें आता है कि 5 इसके घटक होते हैं, 5 मुख्य उप घटक होते हैं, 5 मुख्य घटक होते हैं। तो आज हम उनको पढ़ते हैं कि कौन से वो प्राण होते हैं 5, और कौन से 5 उप प्राण होते हैं, क्या उनका काम होता है, उनमें कौन से तत्व होते हैं, कहाँ कहाँ उनका स्थान होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राण। प्राण का जो तत्व होता है वो वायु होता है, ये आप सभी जानते हैं। और उसका जो स्थान होता है वो मुख से लेके हृदय तक का होता है। अभी जो मैंने पूछा था ना कि ऊपर से शरीर अकॉर्डिंग टू बॉडी अगर बताएं तो उसमें ही आएंगे प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। ठीक है। तो प्राण का जो तत्व होता है वो वायु होता है, और इसका स्थान होता है वो मुख से लेके हृदय तक होता है। मुख्य इसमें कंठ माना जाता है। और जी, इसका जो कार्य होता है वो हृदय और फेफड़ों की अक्षमता को बनाए रखना होता है। इसके बीच का ही कार्य रहेगा इसके अंदर, मुख से हृदय तक का। तो मोस्ट जो प्रमुख इसका कार्य होता है वो होता है हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बनाए रखने का। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम अकॉर्डिंग टू बॉडी, तो हमारा आता है उदान प्राण। उदान का जो तत्व होता है वो आकाश होता है। देखिए यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ा जाती है, वैसे तो हमारा होता है ना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर यहाँ गड़बड़ा गई क्योंकि यहाँ प्राणों के भी आगे पीछे हो गए, नहीं तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान ऐसे होने चाहिए थे। उसके बाद उदान आता है। उदान का जो तत्व होता है वो आकाश होता है, और आकाश का जो स्थान होता है वो कंठ से लेके कपाल के मध्य तक का माना जाता है। और गमन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकारों से करना, ये इसके अंतर्गत आता है। गमन का कार्य जो होता है इधर से उधर मैसेज को भेजने का, जो हमारे अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो इसके अंतर्गत आता है, तथा शब्दों की अभिव्यक्ति होती है जो विभिन्न प्रकार से करने की, वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है हमारा समान प्राण। इसके सभी के पीछे प्राण लगेगा, ये प्राण इसके पीछे नहीं लगेगा। फिर आएगा उदान प्राण, समान प्राण, अपान प्राण और व्यान प्राण। आप ऐसे बोलेंगे इसको। तो जो समान प्राण होता है उसका जो तत्व होता है वो अग्नि होता है, और ये होता है हमारा नाभि से लेके, हृदय से लेके नाभि तक का। यहाँ कौन सा चक्र होता है जी, कोई बताएगा? कल हमने चक्र पढ़े थे। अनाहत। मणिपुर। बहुत हाँ हाँ, नाभि नहीं में तो नहीं, मणिपुर ही समान है, होता है। समान है तो मणिपुर होगा, अनाहत और सॉरी। हाँ, मणिपुर। दोनों होंगे। इसमें मणिपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हमने पढ़ा था ना वो पाचन का जो काम होता है वो इसी के अंतर्गत होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें वर्क करता है। तो मणिपुर चक्कर आएगा जी यहाँ पे। ठीक है। भोजन को चबाने व पचाने का कार्य करना और सप्त धातुओं का निर्माण जो होता है वो समान प्राण की वजह से होता है, अग्नि तत्व की वजह से होता है। हमने पढ़ा था ना, हमने भोजन खाया, जो भी लिया, जो भी फूड का इंटेक किया, उसके बाद उसमें जठराग्नि ने और पाचक रस ने और समान वायु ने काम किया, भूल गए? उसके बाद उसका सार भाग बना, एक तरफ कीट भाग बना। आया कुछ याद आपको? जी सर। पढ़ा था ना हमने। जी सर। हाँ जी। हाँ, जठराग्नि, पाचक रस और समान वायु तीनों मिलकर उसमें फिर उस पर वर्क करते हैं, फिर उससे कीट भाग और सार भाग बनता है, तो ये समान वायु आएगा इधर। भोजन को पचाने का काम, चबाने का कार्य और सप्त धातुओं का जो निर्माण होता है हमारा वो इसी के अंतर्गत होता है। 7 धातुएं होती हैं हमारी, कोई नाम बताएगा इनको? रस 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 रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। बहुत बढ़िया जी। आज आपका इन्हीं के ऊपर गेम रहेगा, सप्त धातु के ऊपर, षड्रस के ऊपर। फिर होती है हमारी अपान वायु। अपान वायु हमारी होती है पृथ्वी तत्व होता है इसके अंतर्गत। पृथ्वी मतलब भारी, और नाभि से लेके पैरों तक का इसका कार्य जो स्थान होता है। और यहाँ कौन सा हमारा चक्र होता है, कोई बताएगा? स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र होता है मूलाधार। इसका। ये मूलाधार भी रहेगा ना, क्योंकि पृथ्वी से रिलेटेड है तो मूलाधार लाइन। मूलाधार, मूल, हाँ वैसे इसमें देखेंगे तो आप ये नाभि से पैरों तक में तो मूलाधार भी आ गया, पर जो इसका जो अगर मुख्य जो रहेगा वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र ही रहेगा जी।
क्योंकि वो तो स्पाइनल कोड जहाँ बिल्कुल वो बता रहा है ना, हमारी जो क्या है मेरुदंड का मूल होता है, वहां पर होता है हमारा मूलाधार चक्र। और ये तो हमारा एब्डोमेन पे रहेगा, उससे भी नीचे होती है ना ये तो, ये लगा लो आप लंबर रीजन, लंबर और रीजन जो सेक्रम होती है वहाँ। हाँ वो सैक्रल और कॉक्सिक। कोक्स के पास होता है, जब हमारे कोक्स झील होती है ना वो वहां पर होता है। ठीक है जी। इसका जो कार्य होता है नाभि से पैरों के बीच का, वो सारा कार्य इसके अंतर्गत है। मल का, मूत्र का, रज का, वीर्य का, आदि का, उत्सर्जन का, और कमर से पैरों तक के अंगों का जो गति में बना, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं पेल्विक गार्डल, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। आगे आगे हमारा व्यान। व्यान प्राण जो होता है उसका तत्व होता है जल, और ये सर्व शरीरगत पूरे शरीर में होता है। और इसका कार्य या तो सब होता है या कुछ नहीं होता, तो इसमें कोई नहीं लिखा जाता। आगे पढ़ते हैं हम। 5 हमारे उपप्राण होते हैं जो उपघटक होते हैं। नाग, क्रकल, कूर्म, देवदत्त, धनंजय। इसको सीक्वेंस में होता है नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय होता है। ये कूर्म ऊपर आएगा, क्रकल नीचे आएगा, पर हम अकॉर्डिंग टू बॉडी पढ़ रहे हैं ना ऊपर से नीचे, तो इसमें ये आगे पीछे कर रखे हैं। आप सीक्वेंस याद रखना अपनी प्राणों की भी, उपप्राण की भी। सर पर सीक्वेंस बहुत। जैसे इसमें जो सीक्वेंस बताया तो वो बॉडी के हिसाब से ऐसे नहीं लग रहा है, ऊपर भी जैसे उड़ान सबसे हाँ ऊपर देख, है हाँ और आप देखो, इसमें अपान नीचे आना था मतलब। वो आपकी बात समझ के, देखो इसमें शुरुआत में मुख है ना, फिर कंठ है। कंठ गले को बोला जाता है ना। अच्छा जी जी, हाँ आप समझ गई। हाँ ऐसे देखोगे तो व्यान है, फिर व्यान सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि ये कपाल से भी ऊपर हो गया। जी जी आ गया सर समझ। ठीक है ना। हाँ इस तरीके से देखना हमने, क्योंकि पहले मुख है ना, मुख से नीचे कंठ है। नाक जो होता है उसका तत्व होता है वायु, और हमारा स्थान जो होता है शरीर के अंदर इसका मुख से लेके हृदय तक का होता है। और जो डकार आती है हमें, हिचकी आती है, जो बक्स बनते हैं, इसका कार्य जो होता है वो नाक का होता है। मैंने 3rd या 4th चैप्टर में आपको पढ़ाया होता, हमारे शरीर के अंदर वेग बनते हैं और वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। पढ़ाया था मैंने। हाँ जी। हाँ अब देखना आप, इनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, किसके कार्य होते हैं, कौन से प्राण होते हैं, क्या तत्व होते हैं, क्यों नहीं रोकना चाहिए। अब यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा नाग उपप्राण होता है, यहाँ इन सब के पीछे उपप्राण लग जाएगा जी। नाग उपप्राण, क्रकल उपप्राण, कुर्म उपप्राण, देवदत्त उपप्राण और धनंजय उपप्राण। नाक का जो तत्व होता है वो वायु होता है, और मुख से लेकर हृदय तक का इसका स्थान होता है, और इसमें डकार आती है और हिचकी आती है। क्रकल जो हमारा उपप्राण होता है उसका तत्व होता है अग्नि, और इसका जो स्थान होता है कंठ से लेके और कपाल के मध्य तक का। इसमें भूख व प्यास का लगना होता है, इनको किसी भी चीज को रोकना नहीं चाहिए। आगे होता है हमारा कूर्म, कोम उपप्राण। उसका जो स्थान होता है वो पृथ्वी होता है, और पलकों में होता है इसका स्थान। और पलकों का जो झपकने का कार्य होता है वो कूर्म उपप्राण के अंतर्गत आता है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए कोई। आगे होता है हमारा देवदत्त उपप्राण, और इसका जो तत्व होता है वो आकाश होता है, और इसका स्थान होता है हमारा नासिका में होता है। और नासिका से हम अंगड़ाई लेना या छींक लेना, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और अंगड़ाई भी आ जाती है इसमें, और उबासी भी इसी के अंतर्गत आती है हमारी, तो इनको रोकना नहीं चाहिए कभी भी। जो हमारा धनंजय उपप्राण होता है उसका तत्व होता है जल, और ये हमारे संपूर्ण शरीर में होता है। और इसका कार्य मरने के पश्चात भी शरीर की कांति को कुछ अवधि तक बनाए रखता है ये, और शरीर का उभार लेना। जैसे आपने देखा ना, कोई बॉडी, डेड बॉडी फूल जाती है, तो वो इसी के अंतर्गत आता है सारा। कल हमने चार्ट पढ़ा था मूलाधार चक्र का, और हमने उसका वो भी जाना था कि हमारा अष्टांग योग से इसका क्या संबंध है। ये थोड़ा सा रह गया था कल, वो आज हम कवर कर लेते हैं। जो मूलाधार चक्र होता है ये हमारा वृत्तियों से संबंध होता है इसका।
और पार्श्ववृत्ति जो होती हैं उनसे हटकर ये दैवीय चेतना की तरफ इन वृत्तियों को हटा के दैवीय सॉरी जो पार्श्ववृत्ति होती हैं, पार्श्व का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? No, sir. पार्श्वनिक साइड में जो जैसे हम लोग साइड में, आसन दाएं करते बाएं, हैं। हाँ दाएं बाएं, इधर उधर, बगल में, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो हमारे मन के अंदर विचार आते हैं इधर उधर के, जो वृत्तियां इधर उधर भागती हैं, उनको वहां से हटाकर ये दैवीय चेतना का प्रारंभ यहीं से होता है, मूलाधार चक्र से होता है। आगे आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। यह हमारे अचेतन मन जो होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, उससे संबंधित होता है, इस चक्कर के अंतर्गत आता है। आगे आता है हमारा मणिपुर चक्र। यह हमारी जठराग्नि संपूर्ण पाचन क्रियाओं से संबंधित होता है, इसके अंतर्गत आता है ये। आगे आता है हमारा अनाहत चक्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फोइड और नर्वस सिस्टम, ये सब इनको नियंत्रित जो करता है वो अनाहत चक्र में होता है, इनका नियंत्रण जो होता है। एक और चार्ट है, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे होता है हमारा विशुद्धि चक्र। यहाँ हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वह प्रवृत्ति इनसे संबंधित है, और यह भौतिक ज्ञान और अष्ट विद्या का भी केंद्र है। जो हमारी इच्छा शक्ति जागती है, प्रबल होती है, वह प्रवृत्ति जो होती है उससे संबंधित होता है ये विशुद्धि चक्र। आगे आता हमारा आज्ञा चक्र। यह इच्छा शक्ति व प्रवृत्ति से सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ गलती से लिखा गया था, इसको मैंने लास्ट में लिख रखा है। विशुद्धि चक्र ये होता है, यह स्वर यंत्र, शरीर की वृद्धि जो होती है, भूख प्यास का लगना होता है, ताप जो अंतर शरीर के अंदर बढ़ जाता है, उसको नियंत्रण का जो कार्य होता है वो विशुद्धि चक्र के अंतर्गत होता है हमारा। और उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। ये अच्छा नहीं लगता काटना, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, फिर मैंने नीचे लिख दिया था। आगे आता है हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ हमारी इच्छा शक्ति और प्रवृत्ति है, ये उससे संबंधित होता है। और भौतिक ज्ञान और जो अष्ट विद्या होती है उसका केंद्र भी आज्ञा चक्र ही होता है हमारा। आगे होता है हमारा मनस चक्र। इसको बिंदु चक्र भी बोलते हैं, और इसका ललता चक्र भी बोलते हैं इसको हम। जो आप कल कह रहे थे आईब्रो सेंटर में होता है, वो मनस चक्र जो होता है ये होता है। यह हृदय से संबंध स्थापित करके मन व भावनाओं के अनुरूप जो विचार हैं उनको, विचारों को, संस्कारों को, और जो हमारे मस्तिष्क से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको, व लवण आदि को, उनका निर्माण जो होता है वो इस चक्कर के अंतर्गत होता है। हमने पढ़ा था ना उसमें खेचरी मुद्रा में, कौन सा मंडल होता है यहाँ पे, कोई बताएगा? सोममंडल। सोममंडल से स्राव होता है ना, और ये लिख रखा है मस्तिष्कीय स्राव जो होता है, इन आदि का निर्माण जो करता है वो ये बिंदु चक्कर ही करता है, ललता चक्कर। ये ललता चक्कर आप याद कर लेना, मानस चक्कर कल पढ़ा दिया था, बिंदु चक्कर इसी का नाम है। आगे होता है हमारा सहस्रार चक्कर। इस चक्कर का संबंध मस्तिष्क विज्ञान से है, और यह पराविद्या जो आध्यात्म की विद्या होती है उसका केंद्र होता है, इसको सहस्रार चक्कर बोलते हैं। खत्म हो गया हमारा, यहाँ से थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अष्टचक्र एवं अष्टांग योग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। मूलाधार जो होता है उसका अगर हम अष्टांग योग के माध्यम से देखें तो मूलाधार चक्र का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे यम पे पड़ता है, और यम में कल हमने पढ़ा था अपने साथ साथ सामाजिक उत्थान करना, श्रेष्ठ आचरण बोला जाता है इसको। ये जो आता है ये यम के अंतर्गत आता है। फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, ये हमने कल पढ़ा था, नियम के अंतर्गत आता है, और जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, मतलब आंतरिक शुद्धि होती है। ये खुद के लिए होता है, ये समाज के लिए होता है, और ये अपने खुद के लिए होता है। फिर आता है जी हमारा मणिपुर चक्कर। मणिपुर चक्कर में आसन आता है, और जो इससे आसन का जो हमने पढ़ा था वो शारीरिक स्वास्थ्य रखना, शरीर को सुदृढ़ रखना, वो इसके अंतर्गत आता है। अनाहत चक्कर जो होता है, अनाहत चक्कर का संबंध प्राणायाम से है, और प्राणायाम से तो मतलब जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, और इसके अंदर उत्साह होता है और शक्ति की वृद्धि होती है। कल हमने वो पढ़े थे ना त्रिदंडवत, उसमें आता है मन, शरीर और आत्मा, जी। और मन को हम प्राण से कोलरेट करते हैं, और प्राण हमारी जीवनी शक्ति होती है, इसमें उत्साह और शक्ति की वृद्धि होती है।
फिर पढ़ते हैं हम विशुद्धि चक्र जो होता है, इसका संबंध प्रत्याहार से होता है। और काम आदि, जो हमारे काम आदि जो विकार होते हैं उनका समन होता है इसके अंतर्गत। काम आदि कितने प्रकार के विकार होते हैं, कोई बताएगा? लोभ मोह क्रोध। काम क्रोध लोभ मोह। ये तो तीन ही मद हुए और जी। मत्सर। मद और मत्सर। 5 ही हुए जी, 6 होते हैं ना? काम क्रोध लोभ मद मोह लोभ, मद और मत्सर 6। हाँ 6 होते हैं। जो हमारे काम आदि जो 6 विकार होते हैं उनका शमन जो होता है वो प्रत्याहार से होता है। फिर होता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का जो संबंध है वो धारणा से है। और धारणा में हम पढ़ते हैं पतंजलि योग सूत्र में, जब मन शांत हो जाता है और समाधि की अनुभूति सी होने लगती है इसमें, इसके माने। फिर इससे आगे आता है हमारा मनस चक्र। मनस चक्र का संबंध ध्यान से है। और यहाँ हमें संप्रज्ञात समाधि की अनुभूति होने लगती है, मन पूर्णतः शांत हो जाता है हमारा यहाँ पर आके। फिर उससे आगे आता है हमारा सहस्रार चक्कर। यहाँ समाधि से संबंध है इसका। और यहाँ हमें असंप्रज्ञात समाधि मिलती है, परमानंद की प्राप्ति मिलती है, आनंदमय कोश की प्राप्ति मिलती है। यहाँ तक सभी को ठीक है, समझ है? सर जी वो काम वाला पॉइंट जो बताया वो नहीं याद मुझे। काम, हाँ जी, अभी जो काम वाला पॉइंट बताया कि काम क्रोध लोभ हाँ वाला। हमारे षड शत्रु होते हैं हमारे। जी। षड शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद। ये हमारे जीवन में भी और साधना में भी हर जगह हमें बाधा उत्पन्न करते हैं। काम मतलब इच्छा जागना। जी। इच्छा जागना को और क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजायर। डिजायर डिजायर। डिजायर। ये तो पनपती रहती है। वो कहते हैं ना कि अ, जरूरत तो राजा की भी पूरी, जरूरत तो ना भिखारी की भी गरीब की पूरी हो पूरी जाती होगी। है। नहीं ऐसे कहते जरूरत, जरूरत ना गरीब की पूरी होती है ना अमीर की। अमीर को लोभ रहता है पैसों का, गरीब को लोभ रहता है खाने का। जरूरत तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, और इच्छाएं जो होती है, जो ख्वाहिश होती हैं, वो राजा की भी अधूरी रह जाती है। तो ये तो पनपती रहती है। ये षड शत्रु होते हैं जी। काम आगे, पर फिर ये लोभ आता है। कहाँ है? क्या लिखा है? ये काम वाली बात कहाँ लिखी है? ये पतंजलि योग ये दर्शन में। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि प्रत्याहार, चक्र। घिरण संहिता में है ना, प्रत्याहार में। अच्छा वो वाला, हाँ जी ठीक है। षड शत्रु होते हैं, आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको आखिरी में हम्म, बता भी दूंगा, ये थोड़ा और जी डिटेल में बता दूंगा इनको मैं। जी ठीक है ठीक है। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य किसको कहा जाता है। द्रव्य जो भी हम इनटेक करते हैं उन सब चीजों को द्रव्य कहा जाता है, चाहे वो हमारी भोजन हो, या कोई भी लिक्विड फॉर्म हो, या जैसे हम सांस ही लेते हैं तो वो भी हमारा द्रव्य के अंतर्गत आता है। वे पदार्थ जिनका सेवन भोजन आदि के द्वारा सेवन किया जाता है, ये गलत लिख दिया मैंने। वे पदार्थ जिनका सेवन भोजन आदि के द्वारा किया जाता है, इसमें सेवन कटेगा, वो पहले लिख दिया मैंने। वे पदार्थ जिनका सेवन भोजन आदि के द्वारा किया जाता है द्रव्य कहलाते हैं। इसमें द्रव्य आप लिक्विड को नहीं समझेंगे अकेला, जो भी हम इनटेक करते हैं वो सब द्रव्य कहलाता है इसके अंतर्गत, आयुर्वेद के अनुसार। द्रव्य को औषधि भी कहा जाता है। रोग की अवस्था में रोग का ठीक होना या उसका बढ़ना, यह निर्भर करता है कि जो औषधि में लिया गया जो द्रव्य है वह किस प्रकृति का है। जैसे हम आजकल व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आते हैं ना कि कुछ भी वो कोटेशन सी आती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो खाए चना वो सदा रहे बना। ऐसे आपने सुना हो, पढ़ा हो। कबीर के दोहे भी आते हैं, रहीम के भी दोहे, ऐसे लिखे आते हैं बहुत सारी चीजें। तो उन चीजों में मतलब जो अधूरा ज्ञान हो वो विनाश का कारण होता है। जैसे मान लो वो आता है ना लिखा कि जो खाए चना वो सदा रहे बना। अब चना बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन का गुड सोर्स है, रिच प्रोटीन है। पर जो आदमी, चने से वात बढ़ता है, और जो वात प्रकृति का आदमी होगा उसके लिए वो नुकसानदायक है, तो उसका तो रोग बढ़ गया। कोई दुबला पतला, हम उसको बोलेंगे कि चना खाया कर, रात को भिगो के सुबह खाया कर, या उसको बॉईल करके खाया कर, किसी भी फॉर्म में बोले हम उसको,
और देखो इसमें लिख रहा है रोग की अवस्था में रोग का ठीक होगा या बढ़ेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने जो औषधि में लिया गया जो द्रव्य है, जो भी आपने खाया है, वह किस प्रकृति का है और आपके शरीर की क्या प्रकृति है। जब हमने 7 प्रकार की प्रकृति पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि खाली वात, खाली पित्त, खाली कफ, और वात पित्त, पित्त कफ, और कफ वात, और फिर एक होता है जिसका हम क्या बोलते हैं आखिरी में जो प्रकृति होती है, सम प्रकृति बोलते हैं, और उसका एक और नाम बता दो जो ऋषि महात्माओं में होती है। सम्मिपातज। सम्यपातज। सम्मिपातज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि आप पहले ये जानना है कि आपने आपकी क्या प्रकृति है, फिर जो आप खा रहे हैं उसकी क्या प्रकृति है, और वो इसके अनुकूल है या नहीं है। सर अपनी प्रकृति कैसे पता चलेगी कि हम कौन सी प्रकृति के हैं? पता चलेगी जी, अगले लेक्चर में मिल जाएगी आपको, नहीं तो उससे अगले में मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। आगे जो हम जो भी इनटेक करते हैं वो 3 भाग में बंटता है हमारा। औषधीय जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के प्रकार होते हैं, वो पार्थिक द्रव्य होता है, जांगम द्रव्य होता है, और औद्भिक द्रव्य होता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं या पीते हैं या नश्य करते हैं, जो भी होता है वो हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है। वो पढ़ते क्या होता है। पार्थिक जो द्रव्य होता है, जो द्रव्य पृथ्वी पर या पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं, पार्थिक द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मिट्टी होती है, और मिट्टी में वो सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के अंतर्गत, शरीर के अंदर होते हैं। चूना हो गया, चूना हमें पृथ्वी से अंदर से मिलता है। रेत हो गया, पत्थर मिलते हैं। नमक हो गया, नमक के बारे में आजकल इसको सॉल्ट बोल देते हैं, पहले ये पहाड़ों पे होता था तो उसको बोलते थे लाहौरी नमक बोलते थे। लाहौर के अंदर ये पहाड़ है नमक के। सेंधा नमक हो गया, काला नमक जो होता है, तो ये पहाड़ से यूं कहीं काट के उसको बनाया जाता है, तो इसको लाहौरी नमक बोलते थे। ये नमक हो गया, ये या तो पृथ्वी पर पाएगा या पृथ्वी के अंदर मिलेगा। क्षार पदार्थ जो होते हैं हमारे, और विभिन्न धातुएं होती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा होगा, लोहा होगा, जो हमारे जरूरत की शरीर के लिए चीजें होती हैं, जो पृथ्वी पर मिलती हैं या पृथ्वी के अंदर मिलती हैं, उनको हम पार्थिव द्रव्य बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं हम जांगम द्रव्य। इस श्रेणी में पशु जगत से जो प्राप्त औषधियां हमें मिलती हैं, उनको हम जांगम द्रव्य के अंतर्गत मानते हैं। और जैसे हमें चमड़ा मिलता है, रक्त मिलता है, हड्डी मिलती है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, केश, नाखून, सींग, दांत, उनके जो पैर होते हैं उसको खुर बोलते हैं, जो नीचे का एरिया होता है जहाँ पे लोहे की स्ट्रिप सी भी लगती है उनके नीचे, पंख हो गए, आदि आदि बनते हैं। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्ट हमें मिलती, कुछ है जिसको हम किसी दूसरी फॉर्म में बना के यूज करते हैं। जैसे चमड़ा हो गया, चमड़े से हम जूते बनते हैं, पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, लेदर की जैकेट बनती है, वो सारी चमड़े से बनती हैं। रक्त हो गया, जो प्रेगनेंसी में लेडीज को जो टैबलेट दी जाती हैं हीमोग्लोबिन की, वो सारी तकरीबन जो दवाइयां बनती हैं वो ब्लड से बनती हैं। उसके ऊपर एक रेड कलर का डॉट भी क्लिक हुआ लगता है, उससे पता चलता है कि ये नॉन वेज वाली है। रक्त हो गया, हड्डी होती है, हड्डियों से हमारी बहुत सारी कैल्शियम की जो टैबलेट्स बनती है वो सारी हड्डियों से ही बनती है मोस्टली। और हड्डी का वगैरह वगैरह चीज, जैसे टूथपेस्ट में उसका यूज होता है, उसको पीस के। और आपने देखा तो ग्रोसरी के जो सामान आते हैं उसमें नीचे बोन चाइना लिखा होता है, तो ये हड्डी वहीं पीस के उस हड्डी से वो बनती है। जो हमारे कप प्लेट बनते हैं वो इससे हड्डी से बनती है। मांस हो गया, ये तो लोग खाते भी हैं, तो ये मांस हो गया। दूध हो गया, केश हो गया, केश से जैसे आर्टिफिशियल केश हो गए, बच्चों के जो टॉयज आते हैं वो हो गए। नाखून से, सींग से, जैसे सींग से आंखों की कोई थेरेपी होती है तो वो सींग से की जाती है, हिरन की सींग से की जाती है। दांत हो गया, दांत की तो आपको पता ही है, हाथी के दांत दिखाने कुछ, खाने कुछ, और ये बहुत इसकी तस्करी होती है। खुर हो गया, पंख हो गया, पंखों से जैसे सडल बनती हैं, आदि आदि। कुछ इसमें हमारे एक्सटर्नल यूज की होती है, कुछ हमारे इंटरनल यूज की होती है। तो जो जांगम द्रव्य के अंतर्गत ये सारी जो पशु जगत से हमें प्राप्त होती है। पशु कोई भी हो, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि वो कोई स्पेशल हो।
फिर आता है हमारा औद्भिक द्रव्य। औद्भिक द्रव्य के अंतर्गत इस श्रेणी में पेड़ पौधे आते हैं व उनसे प्राप्त जो हमें द्रव्य होते हैं, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, वनस्पतियां होगी और जड़ी बूटियां होगी, उनकी जड़ें होती हैं, उनका तना होता है, उनके पत्ते होते हैं, टहनी होती है और उनका उसको क्या बोलते हैं, छाल होती है। जैसे अर्जुन की छाल फेमस है, आपने सुना होगा। तो ये जो चीजें हमें मिलती हैं ये पेड़ पौधों से, ये औद्भिक द्रव्य के अंतर्गत आती है। जो पशुओं से मिलती है वो जंगम द्रव्य के अंतर्गत आती है। और जो हमें पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर मिलती हैं वो सारी हमारी आती हैं पार्थिव द्रव्य के अंदर। जैसे इसमें हम मूली होगी, शलगम हो गया, गाजर हो गया, मूंगफली होगी, ये सब, कच्ची हल्दी होगी, अदरक हो गया, ये सब जमीन के अंदर होते हैं। बाकी बाहर की चीजें तो आपको पता ही सारी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हमें पढ़ने में आती है वो हमारे औद्भिक आती है, क्योंकि औषधियां तकरीबन यही मिलती हैं हमें। और ये तो अब कुछ साल पहले से ही नाम आया है मसालों का, उससे पहले हर चीज को, रसोई में जो भी चीज हमारी यूज होती, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, उन सबको औषधि के नाम से, आयुर्वेद में औषधि मिलेगा आपको, मसाले कहीं भी नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि इसको मॉडिफाई करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए अब लिखने लग गए, नहीं तो किसी भी चीज का नाम मसाला नहीं था। जैसे तेज पत्ता हो गया हमारा, अजवाइन होगी, हींग होगी, इन सबको औषधि के नाम से जाना जाता था। इन तीन तरह के जो द्रव्य हमने पढ़े हैं, औद्भिक द्रव्य, जांगम द्रव्य और पार्थिव द्रव्य, इनको फिर हमने 5 भागों में बांट दिया है। और यहाँ से फिर देखो वो पता चलता है किसका शरीर है और उसको कैसी देनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ से पता चलेगा, बाकी आगे तो फिर वो डीपली है, वो एक चार्ट है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारा। पार्थिव द्रव्य होता है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, नाम से ही है। ये आप्य हो गया, आप इसको आप भी बोलते हैं, आप्य भी बोलते हैं। और जलीय द्रव्य, इसमें जल तत्व की प्रधानता होती है। वायु में वायु तत्व की होती है, तेजस में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, आकाश में आकाशीय तत्व की प्रधानता होती है। ये फिर जो भी वनस्पति होती है या जो भी हमारी औषधि होती है, उसका गुण देखा जाता है कि इसका क्या गुण है, उससे फिर उससे कोलेट करते हैं कि कौन सा तत्व इसके अंदर प्रधान है, तब इसको मेंशन किया। जैसे शकरकंदी होती है, वो पृथ्वी के अंदर होती है, पर ये नहीं कि उसमें सिर्फ पृथ्वी तत्व ही होता है, उसमें होता तो जल भी है, भले कुछ मात्रा में हो। ठीक है, उसमें अग्नि भी होती है, भले वो कुछ मात्रा में, क्योंकि सर्दी में खाई जाती है, वो अंदर जाके गर्मी पैदा करती है। और हाँ, मुख्य जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है उसके अंतर्गत। ऐसे ही खीरा होता है, खीरे के अंदर मान लो जल तत्व ज्यादा हो, तरबूज हो गया, आम हो गया, आम के अंदर ये नहीं है कि जल तत्व ही सबसे प्रमुख, वो प्रमुख है, पर होते और भी तत्व हैं। जैसे ज्यादा आम खाने से एसिडिक बन जाता है, तो ये अग्नि तत्व हो गया उसका। फिर मतलब होता तो उसमें वो कुछ मात्रा में होता है, जब उसका ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तब वो प्रकोपित होकर हमारे आगे आ जाता है। ज्यादा आम खाने से फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, देखा होगा आपने अक्सर। कई लोगों का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, पर वो जीव है, वो रुकने नहीं देती उनको। आगे पढ़ते हैं, रस क्या होता है। रस मतलब टेस्ट। जो भी हम इनटेक करते हैं, जो भी खाया गया आहार या लिया गया जो भी आहार है, जीवा के द्वारा स्वाद का पता लगना ही रस कहलाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो टेस्ट भी नहीं, वो अकेले सूंघने से ही बता सकते हैं, बता देते हैं कि ये फलानी चीज है। उनको स्वाद की भी नहीं जरूरत पड़ती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है नाक, और मोस्टली ये देखा गया कि फीमेल्स की ज्यादा इसमें प्रधानता होती है, उनको इस बात का जल्दी पता चलता है। या जो चीज नहीं यूज करते, फीमेल्स की बहुत ज्यादा आ गई इसमें, जो नहीं यूज करते इन चीजों को और अचानक उनके सामने कोई, जैसे कोई नॉनवेज यूज नहीं करता और वो कहीं से जा रहा है और कहीं बन रहा हो, तो वो कहेगा ओहो यहाँ तो नॉनवेज की स्मेल आ रही है, मतलब उसको पता। लेकिन जो यूज करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो ना बताते हैं, वो चलते रहते हैं। जो लहसुन जो नहीं खाते सर उनको आ जाती है लहसुन की अचानक एकदम से। हाँ, जो यूज नहीं करता उनको अचानक से अलग से स्मेल आ जाती है, जरा सी थोड़ी सी चीज में स्मेल आ जाती है। जैसे किसी को एलर्जी होती है, तो जरा सा कुछ, जैसे मान लो बारिश होकर रुकी, तो मिट्टी की स्मेल हमें आमजन मानस को नहीं पता चलती, पर उसको वो जैसे ही उसको स्मेल होती है, मिट्टी की जो खुशबू होती है बारिश रुकने के बाद जो आती है, वो उसको तुरंत छींके आनी शुरू हो जाती है। तो वो इन्हीं के अंतर्गत आती है। हालांकि वो सूंघने में आ गया, पर कुछ रस ऐसे होते हैं कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने की जरूरत नहीं होती, अकेले उनको आंख बंद करके आप उनके मतलब स्मेल कराओगे तो उसी से बता दें ये तो फलानी चीज है। हमारे 6 रस होते हैं, आप सभी ने पढ़ भी लिए हैं, नाम भी याद हो गए होंगे सीक्वेंस में, मैं फिर बता देता हूँ। इन पे आज ये आपको पूरा चैप्टर इन्हीं पे चलेगा। मधुर होते हैं, अमल होते हैं, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसको सीक्वेंस में ही याद करना। मधुर होता है मीठा, अमल होता है खट्टा, लवण होता है नमकीन, और कटु होता है चरपरा भी बोलते हैं उसको, और तीखा होता है वो। चरपरे का मतलब नमकीन ही नहीं है, वो तीखा होता है, जैसे हमारे तेज मसाले जो होते हैं वो तीखे में आते हैं। तिक्त हो गया कड़वा, बाकी ग्रंथों में कटु को कड़वा बोला गया है, सिर्फ आयुर्वेद में ही तिक्त को कड़वा बोल गया, कटु को तीखा बोला गया है। कषाय हो गया हमारा, कषैला हो गया, जैसे जामुन होती है, सिरके होते हैं, और गिलोय बेल होती है, उसका भी जो रस होता है वो वीर्य होता है उसका, गिलोय का, वो होता है कषैला होता है। और क्या होता है, आंवला हो गया, ये सब कषाय में आते हैं। मधुर रस होता है, उसमें सबसे अधिक बल प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था ना, प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको मीठा खाना पसंद होता है, हरदम उनका मीठा मीठा मन करका रहता है, उनका मुंह का स्वाद भी मीठा मीठा सा रहता है, और वो उनमें ज्यादा बल होता है, दीर्घायु होते हैं, वो ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं। तो देखो यहाँ फिर से वो बात रिपीट हो रही है, जो मधुर रस में सबसे अधिक बल प्राप्त हो रहा है। मधुर रस से जो कम बल होता है वो अमल में होता है, अमल से कम होता है जो बल वो लवण में होता है, लवण से कम जो बल होता है वो कटु में होता है, कटु से जो कम बल होता है वो तिक्त में होता है, और तिक्त से जो कम बल होता है वो कषाय में होता है, और कषाय रस में सबसे ज्यादा कम बल होता है, मधुर रस में सबसे अधिक बल होता है। ऐसी सीक्वेंस हमने और भी पढ़ी थी कहीं आयुर्वेद में। कोई बताएगा किसमें ज्यादा बल होता है, उससे कम किसमें होता है, उससे कम किसमें होता है? धातु 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 में जो शुक्र में शुक्र सबसे ज्यादा वाला होता था है। ना, ज्यादा है। हाँ, शुक्र में सबसे ज्यादा होता है, रस में सबसे कम होता है, पढ़ी थी ना? जी जी। हाँ, याद रखा करो जी। आगे आता हमारा पंच महाभूत और रस का संबंध। मधुर जो हमारा रस होता है वो पृथ्वी होता है और जल होता है। हमने कफ पढ़ा था, जब कफ में पढ़ा था कि कफ किससे बनता है, कोई बताएगा? जल और पृथ्वी। पृथ्वी से और जल से। जल जल और से, पृथ्वी। जल से बनता है और पृथ्वी उसका गुण होता है। ठीक है जी। आगे आ गया अमल। अमल हमारा पृथ्वी से बनता है और अमल से अग्नि बढ़ती है हमारी, तो इसके अंदर ये आ गया, जो हमारे एक तरफ रस है एक तरफ पंच महाभूत इससे जुड़े हैं। लवण जो होता है उसमें भी जल होता है, क्योंकि मधुर अमल लवण तीनों कफ के अंतर्गत आते हैं ना, कटु तिक्त कषाय ये हमारे वात के अंतर्गत आते हैं, तो मधुर अमल लवण में जल तो रहेगा ही रहेगा, तो इसमें जल हो गया और अग्नि हो गया हमारा। आगे आता कटु। कटु से हमारा वात बढ़ता है और इसमें अग्नि हो गया। तिक्त हो गया, इससे भी वात बढ़ता है और आकाश हो गया। कषाय जो होता है कषायला, उससे भी वात बढ़ता है और इसमें पृथ्वी हो गया फिर से। भाई ये छूट गया, हाँ ये गलती से छूट गया मेरे से। अब आप लोग बताएंगे किन छह रसों में से कौन से रस हैं जिनसे कफ बढ़ता है? मधुर अमल लवण। मधुर अमल मधुर, मधुर, कुमारी जी अम्ल, आगे। अम्ल, अम्ल लवण। अम्ल, लवण, इनसे कफ बढ़ता है। कौन से हमसे 3 हमारे रस हैं जिनसे कफ कम होता है? कटु तीक्ष्ण, तिक्त कसाय, तिक्त कटु। कसाय। सीक्वेंस में बताओ जी, किसने बताया लास्ट में? कटु तिक्त कटु कषाय। तिक्त कसाय। हाँ, तो इसमें आप एरो लगा लेना, ये ऊपर की तरफ एरो चला जाएगा तो इससे 1 2 3 आ जाएगा, और इसको नीचे कर देना, इससे 4 5 6 आ जाएगा। ये पता नहीं क्यों गलती से रह गया मेरे से। रस एवं दोषों का संबंध आपस में क्या है? एक तरफ हमारे रस है, एक तरफ हमारी जिनकी वृद्धि होती है वो चीजें हैं, एक तरफ है जिनकी कमी आती है, अमलता आती है, एक तरफ वो चीजें। मधुर से हमें क्या मिलता है?
क्या बढ़ता है हमारा मीठा खाने से? बल बल मिलता है। कफ बल की वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होती है। यहाँ हमने दोष पढ़ने हैं ना, रस और दोष है हमारे यहाँ पे, धातु नहीं है। तो मधुर से हमारा कफ बढ़ गया, और बाकी चीजें क्या कम होती हैं? 1 2 3 से वात पित्त। वात और पित्त का क्षय हो जाता है। हालांकि इसमें 2 और 3 है, उससे भी पित्त बढ़ता है, पर हमें इसमें मधुर हो गया, मधुर नहीं आए तो मधुर से इसका पित्त बढ़ेगा, क्योंकि उसमें 2 3 होते हैं ना, 2 3 4 होते हैं, और मधुर हमारा पहले नंबर पे आ गया, तो मधुर से तो कफ कफ ही बढ़ेगा, बाकी चीजें कम होंगी। आगे आ गया हमारा अमल। अमल से कफ भी बढ़ता है और पित्त भी बढ़ता है, पढ़ा था ना हमने। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें? नहीं सर, आ रहा है। नहीं सर, आपने बताया था ना पित्त भी बढ़ता है, पित्त के लिए अमल लवण वो होता हाँ, है। ये मैंने नीचे लिख भी रखा, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगा। अमल जो होता है उससे कफ भी बढ़ेगा हमारा, पित्त भी बढ़ेगा, और वात कम होएगा। लवण हो गया, लवण से भी हमारा कफ भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, और इससे वात कम होएगा। फिर आता कटु। कटु से हमारा वात भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, और कफ कम होएगा। तिक्त हो गया। तिक्त से हमारा वात बढ़ता है, अकेला वात, और पित्त और कफ कम होएंगे। कशैला जो हो गया, कशैले से हमारा सिर्फ वात बढ़ेगा, कफ और पित्त हमारे कम हो जाएंगे, डाउन तरफ आ जाए। ये मैंने लिख भी रखा है। कफ बढ़ता है 1 2 3 से, कफ कम होता है 4 5 6 से, यानी मधुर अमल लवण से कफ बढ़ता है, कटु तिक्त कषाय से हमारा कफ कम होता है। फिर आता पित्त। पित्त किससे बढ़ता है हमारा? अमल लवण, आगे बताएंगे। कट्टू। कटु। अमल लवण कटु से हमारा पित्त बढ़ता है, और तिक्त कषाय और हमारा मधुर मधुर। या मधुर तिक्त कषाय, इनसे हमारा पित्त कम होएगा। यहाँ से फिर आता वात। वात हमारा 4 5 6 से बढ़ता है, यानी कटु तिक्त कषाय से हमारा वात बढ़ता है, और मधुर अमल लवण के लेने से, उनके सेवन करने से हमारा वात कम होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए ये, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए किसी का भी। फिर भी किसी का डाउट है तो समझाते हैं आपको, आगे फिर आएगा। फिर पढ़ते हैं जी, रस का और धातु का आपस में संबंध क्या है। मधुर अमल लवण लेने से क्या होता है? कफ बढ़ता है, धातुओं की वृद्धि होती है, धातु की वृद्धि में सहयोगी होता है, ये हमने सबने पढ़ लिया था। कटु तिक्त कषाय के सेवन करने से धातुओं की कमी में सहयोगी, ये धातुओं को कम करने में सहायक होते हैं, कटु तिक्त कषाय, और कषायला इसमें सबसे ज्यादा होता है। तिक्त रस जो होते हैं वो हमारी मेद को, मज्जा को, लसिका को, क्षय कारकों उनको खत्म करने का जो कारण होता है वो तिक्त रस होता है। और मेद हमारा किसको बोलते हैं? मेद कोई बताएगा? मेद माने क्या होता है? मोटापा, मोटापा, फैट जो रहता है। मोटापा, फैट। और इसमें बोला गया तिक्त रस हो, तिक मतलब तीखे, तो उनको वो चीजें दी जाती है ना जिनका सर गुण गर्म वाला तिक्त हो, तीखा मतलब हो। तो इसमें वो तिक्त, कटु, कटु। कड़वा। हाँ, कड़ तिक्त मतलब कड़वा ना। जी जी सर। हाँ, तो इसमें कड़वी चीजें दी जाती हैं जिनसे हमारा मेद कम होता है, मज्जा कम होती है, लसिका का क्षय कारक होता है। हालांकि इसमें ये तीनों का मेंशन किया गया है, अकेला मेद आएगा तो उसकी अलग धातु बन जाती है, फिर हमारी अलग रस बनते हैं उसके। अमल रस जो होता है वो शुक्र जो धातु होती है उसका क्षय कारक होता है। तो जो जिनमें नपुंसकता की कमी आ जाती है उनको जो वैद्य होते हैं वो खट्टी चीजें खाने को मना करते हैं, उसमें दही लस्सी ये भी चीजें आती है। हालांकि दही बहुत अच्छी चीज है, पर इनको वैद्य जी मना करते हैं कि आपने वो खट्टी चीजें, कोई भी इसमें अचार, लस्सी, ये सब चीजें बंद होती हैं, खट्टी चीजें, ये अक्षय कारक होती है। और अमल के खाने से क्या बढ़ता है जी? पित्त बढ़ेगा सर। पित्त कफ बढ़ता है। बढ़ता है कफ और पित्त अमल से। कफ भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है ना, क्योंकि जी मधुर सर। में सबसे ज्यादा कफ बढ़ता है, उससे थोड़ा सा कम बढ़ता है अमल से, फिर उससे कम बढ़ता है वो लवण से बढ़ता है, जो कफ बढ़ता है। ऐसे ही कटु है, कड़वा, सॉरी, कफ है,
वो कटु से ज्यादा बढ़ता है, वात जो हमारा होता है। तिक्त से उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, कषैले से और भी ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं धातु। धातु किन से बढ़ती है हमारी, कोई बताएगा धातु? कटु तिक्त अम्ल सॉरी लवण से बढ़ी। मधुर अम्ल और लवण से। मधुर अम्ल लवण से हमारी धातु बढ़ती है। कुछ गिने चुने मेंबर बोल रहे, बाकी नहीं बोल रहा जी कोई भी। काजल जी, सप्त धातु होते हैं, उनके नाम बताएंगे? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। बहुत बढ़िया जी। धातु हमारी डिग्रीज होती है, मतलब कम होने लग जाती है, वो किन के सेवन से होती है? कटु तिक्त कसाय, कसाय। कटु, तिक्त और कट्टू। कषाय से। मतलब वात वाली चीजें जो हैं वो हमारी धातुओं को कम करती हैं, कफ वाली जो चीजें हैं उनसे हमारी धातु बढ़ती है। मतलब जितना जितना उनका सेवन करते रहेंगे वो चीजें हमारी सहायक होती है धातुओं को बनाने में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जी, रस और मल का आपस में क्या संबंध है। कल किसी का क्वेश्चन था, वो यहाँ क्लियर हो रहा है। क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था। मधुर अमल और लवण, इनका सेवन करने से मल जो होते हैं हमारा, मल की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, कोई बताएगा? राधिका जी बताएंगे। राधिका जी। प्रियंका की आईडी से कोई, प्रियंका पांडे नहीं, कोई और है प्रियंका की आईडी से, वो बताएंगे। नीता जी। हाँ प्रियंका जी बताइए। सर हमारे शरीर का जो व्यर्थ पदार्थ है वो मल है, हमारे ये शरीर तो से निकलने वाले। मैंने परिभाषा पूछी है जी, जो हमने पढ़ाई थी आयुर्वेद के अनुसार, वो बताओ। ये तो आप आम जन भाषा में बता रहे हो। नीता जी बताइए। कृपा शंकर जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। कौशल्या जी आप ही बता दीजिए। सर जी इसको किट भाग को कहते हैं शायद, मल जो आसार होता है। उसको तो कहते हैं जी। मल पीहू जी से परिभाषा बताइए, मल की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? पीहू जी। पूनम जी बताइए। सर जो हमारे शरीर को मलिन करता है वो मल कहलाता है। ठीक है जी। अब वापस आते प्रियंका जी के पास आते हैं। प्रियंका जी, वो कौन से मल होते हैं जो हमारे शरीर को मलिन करते हैं? प्रियंका जी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तो सर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मतलब मैंने शायद कल क्लास, मतलब क्लास अभी नहीं की थी ये, अभी मैं बस रिकॉर्डिंग से पढ़ती हूँ मैं। ये है हमारे पसीना है, आंसू है, वो पसीना है हमारा, और यूरिन है और स्टूल है, ये हमारे वेस्ट पदार्थ है, मल के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ठीक है जी। इनके अलावा भी होते हैं। ममता जी बता दीजिए आप। इनके अलावा भी कुछ पढ़े थे हमने। प्रियंका पांडे जी। सर जी वो नाखून और बाल, वो शायद वो बताया था आपने। नाखून होते हैं, बाल होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आंखों के कॉर्नर में जो आते हैं, आंख से मल निकलता है। आँख से निकलने वाले मल। कान से निकलने वाला मल होता है, बाल होते हैं हमारे, वो सब मल के अंदर आते हैं हमारे। जो भी चीजें शरीर से बाहर होती हैं वो सब मल में आती हैं। जो स्वाभाविक होती हैं, जो हम अपनी इच्छा से निकालते हैं, वो अलग चीजें होती हैं।
पर जो नेचुरल होती हैं जिनको हम रोक ही नहीं सकते, या रोक सकते हैं तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसको नहीं रोक सकते, वो चीजें जो होती हैं वो सारी हमारी मल के अंतर्गत आती हैं। मल पदार्थों के विसर्जन में सहायक जो होते हैं कब्ज आदि उदर विकार जो होते हैं, उदर मैंने पेट हो गया, विकारों में जो विशेष प्रभावकारी और उपयोगी होते हैं वो मधुर, अम्ल और लवण होते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, कल किसी ने पूछा था कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, तो यहाँ उनका आंसर है मधुर, अम्ल और लवण लेने से विसर्जन में ये सहायक होते हैं, बाहर निकालने में सहायक होते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम इसमें सहायक होता है। सर कटु, जी बोलिए, कोई बोल रहा था। जी मैंने बोला, आपने अभी इसमें जो वात वाली सॉरी मल की जो भी बात पूछी थी उसमें एक पॉइंट तो मेजर पॉइंट था, वो था वात से जो दोष बनते हैं, ये मतलब ये हम्म वात आदि दोषों से जो दूषित होता है उसे मल कहते हैं। नहीं, परिभाषा तो ये थी जी, जो शरीर को मलिन करते हैं वो होते हैं मल, वो इसके अलावा भी आपने गंदा एक करते पॉइंट हैं। हमें करवाया था कि आपने कहा था वात हाँ, वाला पॉइंट, आपने कहा था वात ये आदि से तो नहीं, वो है ना, वात आदि से मल दूषित होता है, मल तो पहले ही बन चुका है ना। जी 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 ठीक है पारिका जी। हाँ जी, आपने एक्चुअली ये रेड मार्क कराया था इसलिए कि ये पॉइंट हाँ, इम्पोर्टेंट है याद करने वाला। ये ओके इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मल तो पहले बन चुका, वात के जो विकार होते हैं उनसे वो मल दूषित हो जाते हैं, ये ओके बताया था मैंने उसमें। ठीक। मल तो ऑलरेडी है, वो दूषित हो गया बस। हम्म ठीक है। और जी कटु तिक्त कषाय लेने से, मल पदार्थों को धारण करने से जो है, करने में ये सहायक होते हैं, मल पदार्थों को धारण करने में सहायक जो होते हैं, अतिसार आदि रोगों के शमन में उपयोगी होते हैं। अतिसार बोलते हैं लूज मोशन को, दस्त को बोलते हैं, तो जिनको लूज मोशन होते हैं उनको कटु, तिक्त और कषाय ऐसी चीजें लेने से ये इसमें सहायक होती हैं। और इसमें कषाय रस जो होता है वो सबसे प्रमुख होता है, कषायली चीजें लेने से लूज मोशन जल्दी रुकते हैं। बाकी वो गुण प्रभाव अलग अलग चीजें होती हैं, कोई भी रस आप लेते हैं तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे, उसका वीर्य होता है, उसका विपाक होता है। अब आ गया मल। मल 1 2 3 मधुर, अमल, लवण लेने से हमारा जो मल होता है वो आसानी से बाहर आ जाता है, चाहे वो पसीना हो हमारा, चाहे हमारा यूरिन हो, चाहे हमारा स्थूल हो। और जो उनको रोकने का सहायक होता है वो होता है 4 5 6 कटु, तिक्त और कषाय। आगे होता है रसों को 2 भागों में बांटा गया आयुर्वेद की दृष्टि से, पाचन की दृष्टि से। आयुर्वेद के अनुसार पाचन की दृष्टि से जो हमारे 6 रस होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है विदाही, विदाई मतलब जलन पैदा करने वाले, और अविदाई जो जलन पैदा नहीं करते। जो रस पाचन के समय जब पचता है उस समय उदर में, पेट के अंदर जो जलन पैदा करते हैं वे विदाई कहे जाते हैं, और जो नहीं पैदा करते जलन उनको अविदाही कहा जाता है। विदाई रस जो होते हैं वो 2 3 और 4 होते हैं, यानी अम्ल, लवण और कटु, यानी पित्त बढ़ाने वाले, यानी गर्मी बढ़ाने वाले, यानी जलन करने वाले। क्लियर है सभी का। जी सर। अविदाही रस वे होते हैं जो जलन पैदा नहीं करते, जिनको हमने इनटेक किया, उनको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद जब वो पाचक रस उसमें और हमारी जो समान वायु मिलती है, और मिलने के बाद उससे उदर के अंदर जो जलन पैदा नहीं करते हैं, वे रस होते हैं हमारे अविदाही रस। और उसमें होता है हमारा 1 5 6 या 5 6 1, इसमें बोलते हैं हमारा तिक्त कषाय और मधुर हो गया, या मधुर तिक्त कषाय हो गया। ठीक है जी, किसी को डाउट, कोई बोल रहा था बीच में। यहाँ तक सबको क्लियर सर है ये जी। हाँ बोलिए बोलिए पीहू जी। सर ये सेम पित्त की तरह काम कर रहा है ना, विदाही और ये अविदाही। हाँ, ये मैंने बोला तो ना, 2 3 रस, हाँ 2 3 4 कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि जलन पैदा करने वाले, यानी एसिड हाँ जी बढ़ाने सर, हाँ वाले, जी सर। यानी अग्नि बढ़ाने वाले। और अग्नि और पित्त एक ही, वो बोला गया था ना कि पित्त और अग्नि उनका कार्य तकरीबन सेम होता है, पर होते वो अलग अलग चीजें हैं, ये पित्त में ही आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके।
और पित्त को कम करने वाले कौन से कारक होते हैं, आप ही बता दीजिए पीहू जी, किन से पित्त शांत होता है? सर आपका मेरा नहीं जी, आपका भी वही है जी। सॉरी सर, तिक्त कसाय मधुर। तिक्त, कषाय और मधुर। ठीक है जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से तरीके से। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। सर मैं स्क्रीन, उसमें सर जी जी वो जो बोलिए। पार्थिव द्रव्य जो था उसमें हम्म उसमें सर रेत का भी आया था, तो इसका यूज मतलब हम मतलब खाने के उसमें कहीं पर भी इसका यूज होता है क्या, जो पृथ्वी पार्थिव से शरीर में, प्राप्त होते हैं? पृथ्वी से जो प्राप्त होते हैं उसमें, हाँ औषधियों के रूप में हमारी सारी चीजें तो होती हैं, हमें खाने को जो मिलती हैं। देखो जैसे, बालू भक्षण भी करते हैं हम उसमें। जैसे आपने वो पढ़ा था ना घिरण संहिता में, और जो हमारे सप्त धातु होते हैं उसमें पहला षटकर्म होता है, षटकर्म के अंतर्गत हमारी एक धोती वो आती है ना, उत्कट आसन में उसको वायु पे बैठकर करते हैं, पश्चिम उत्तानासन में क्या नाम है उसका, कोई बताएगा? बस्ती, बस्ती। जल बस्ती एक और जल बस्ती स्थल होती है, एक बस्ती। स्थल क्या बस्ती होती है। एक स्थल बस्ती होगी, यहाँ तो आप स्थल? षटक्रम से कोरिलेट कर सकते हैं। और इसमें वो हमने एक और पढ़ी थी, बहिष्कृत धोती पढ़ी थी, उसमें उंगली से या केले के डंठल से उसको अंदर करते हैं, पढ़ा था ना? मूल शोधन वो था वो। मूल शोधन है। मूल और शोधन हो जो गया हमारा। अच्छा, कैंसर के रोगी को हल्दी दी जाती है, हल्दी जमीन के अंदर होती है, ऊपर पौधा चलता है उसका, और नीचे जमीन में वो होती है। औषधि का मतलब जो भी हमारे शरीर के लिए सहायक चीजें होती हैं, उससे धातु बनती है, उन्हीं से हमारा पोषण होता है शरीर का, उसी से हम वर्क कर पाते हैं। अब मूंगफली होती है, मूंगफली के अंदर प्रोटीन होता है, वो जमीन के अंदर होती है। मूली हो गई, शलगम अदरक हो है, गई, गाजर हो मूली। गई, चुकंदर हो गई, चुकंदर से हीमोग्लोबिन ग्रोथ करता है। ओके सर, एक और क्वेश्चन था सर, ये जो औद्भिद द्रव था जो थर्ड वाला, हाँ जी। और ये जांगम द्रव्य था, तो सर आयुर्वेद हम्म में तो सिर्फ इस औद्भिद द्रव्य का ही प्रयोग किया जाता होगा औषधियां बनाने में? आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे अगर आप मतलब उनको नहीं बांटेंगे तो, इसलिए हाँ बांटना तो वही, जरूरी है ना। मतलब उसके जितना, बाद ये है, जी हाँ जितना हमारा कोई भी शास्त्र एलोपैथिक में अलाउ है। नहीं, हाँ जी हमारा शास्त्र तो कोई भी अलाउ नहीं करता ना मांस मिट्टी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए हमें। उसमें तो आता ना रक्त से भी मांस, सारी चीजें पशु से ही मिलती है हमें, जी, जितनी इसलिए हमने एलोपैथिक फिर, होगा और ये अन्य जो पैथी होंगी में भी शायद उसमें ये जांगम द्रव्य का यूज हो सकता होगा, हाँ है ना? इनमें होता है मोस्टली में। अम, आप लोग में से बहुत सारी फीमेल्स लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने ऐसी टैबलेट्स ली होंगी, प्रेगनेंसी के दौरान ली होंगी या बाद में ली हों। कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है जो गवर्नमेंट से हॉस्पिटलों से मिलती है, और या जो रूरल एरिया से हो तो कुछ आंगनबाड़ी करके कुछ है तो वहां से भी यही चीजें मिलती हैं उनको। ब्लड की जो मिलती है, जो खून को बढ़ाने की मिलती है, उस टाइम पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो खून को जो बढ़ाने की टैबलेट्स आती हैं, उस पर आप वैसे भी गूगल सर्च करके देख लेना, उस पर एक रेड कलर का डॉट सा लगा मिलेगा। अगर रेड कलर का डॉट है तो इसका मतलब वो किसी एनिमल से बनी हुई है, मतलब वो उसके अंदर नॉनवेज है। अगर वो नहीं बनी हुई तो ग्रीन कलर का डॉट मिलेगा आपको, इसका मतलब वो वेज, प्योर वेजिटेरियन है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। एक सर मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए बोलिए जी, बोलिए, आप बोलते रहिए। सर एक ये जो आपने जो ये उपकरण वाला जो चार्ट बताया था ना सर, जी। उसमें जो क्रिकल का काम और किसी जगह मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी मैंने कहाँ पढ़ा, कुंदन सर ने जब पढ़ाया था तब, मतलब ये क्रिकल का छींक और भूख प्यास बताया था, मतलब छींक भी और कहीं कहीं भूख प्यास भी बताते हैं।
और यहाँ पर दिया है ना, देवदत्त में आया है कि छींक और वो अंगड़ाई और छींक, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। ये देखो मैंने उस बुक से लिए हैं, ये जो हमारी आयुर्वेद सार संग्रह जो उसकी है ना, आचार्य बालकृष्ण जी की है, उस बुक से लिए, पर उसमें तो ऐसे ही लिख रखा है। अब हो सकता है वो क्या नाम है उनके अनुसार अलग हो, घेरन ऋषि के अनुसार। आपने हठ प्रदीपिका पढ़ी है ना? उपनिषद में चेंज है सर वो। हाँ हाँ, किसी में है, और मतलब ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कहीं देखा है, तो उसमें छींक और भूख प्यास का क्रिकल बताया था। योग के उपनिषद ना, उनमें कंफ्यूजिंग है, एक दो में चेंज है। हाँ जी। ये देखो है ना, ग्रंथ ग्रंथ पे डिपेंड होता है जी, किस वो सब की है ना, वो क्या नाम है उनको क्या बोलते हैं, उन्होंने जो अनुभव की चीजें वो उन्होंने लिख रखी है। अब जैसे कोई कहता है कि शुद्धि के जैसे सप्तांग योग भी है, अष्टांग योग भी है, षडांग योग भी है। अब हम नकार तो किसी को नहीं सकते कि भाई बंद करो इन तीनों को, एक को ही बनाओ। अब तीनों ने जो जो अनुभूति की उन्होंने अपनी लिख दी, किसी ने 7 अंग बता दिए योग के, किसी ने 8 अंग बता दिए, किसी ने 6 अंग बता दिए। हम पढ़ने तो वो हमें सारे ही पढ़ेंगे ना। ऐसे आप एक्यूप्रेशर में जाएंगे, कोई बताएगा थंब प्रेस करने से, थंब के इस पॉइंट को करने से, स्टिमुलेट करने से इससे सिर का दर्द कम होता है। कोई बताएगा जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको प्रेस करने से उससे सिर का दर्द होता है। कोई उसको आंख का पॉइंट बताएगा कोई, पर नकार किसी को नहीं सकते, हो सकता है वो सबसे होता हो। और जब आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आता है, पहले अध्याय का 13वां नंबर का सूत्र, कोई सुना दे मेरे को।